हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये पूरी की पूरी हिस्ट्री के सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा ना वो इसी पीडीएफ के अंदर से आएगा। जैसे ही आपके एग्जाम खत्म होगा ना, आपका बोर्ड एग्जाम खत्म होगा, वो क्वेश्चन पेपर मेरे को सेंड कर देना। एक एक क्वेश्चन है ना, ये जो भी पीडीएफ आपको दिख रही है ना, मैच करवा दूंगा एक एक क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ बहुत अच्छे से क्वेश्चन देखना। ठीक है, जिस सीक्वेंस में लगा रखे ना उसी में करेंगे। सबसे पहले तो ये वाला टफ चैप्टर, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फिर प्रिंट एंड कल्चर इजी है। फिर हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया वो इजी है। फिर टफ, ऐसे इजी टफ लेके चलेंगे। ठीक है जी, ये बात आपको क्लियर हो गई। बाकी मैं आपको बता दूं, अगर कोई हिंदी मीडियम वाला बच्चा ये देख रहा है या अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसकी एसएसटी हिंदी में है, तो सेम चैप्टर मैंने, मतलब सेम वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरे सिलेबस की मैंने हिंदी में भी बनाई है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उनको शेयर कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप ये वीडियो शुरू कर रहे हो, ठीक है, तो आपको एक बात बता दो, हमारी चैनल की एक फीस है जो पे करनी पड़ती है, और वो फीस है एक लाइक का बटन, ठीक है, एक सब्सक्राइब का बटन, और साथ में जो बेल आइकन है ना सब्सक्राइब करने के बाद, वो दबाना पड़ता है। ये हमारे चैनल की फीस है। ठीक है जी। और बाकी मैं आपको बता दूं, हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल है। मेन पॉइंट है क्या, बेसिकली मैं इस पे बताता हूँ कि स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, एनिमेशन वीडियो वगैरह बना के, है ना, यूट्यूब पे कैसे अपलोड कर सकता है, और कौन से टाइप का यूट्यूब चैनल बना सकते हो, वेबसाइट कैसे बना सकते हो फ्री में, ये सारी की सारी चीज़ें। बाकी हमारा ये जो व्लॉगिंग चैनल है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर मैं इस टाइम लाइव वगैरह कर रहा हूँ। ठीक है, तो लाइव वगैरह कर रहा हूँ, जो भी आपके क्वेश्चन वगैरह होंगे, डाउट सेशन होगा, सारा का सारा मैं यहीं पे लूंगा। तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रख लेना। ठीक है, तो चलो जी, अब हम शुरू कर देते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छोटी सी बात और, ये जो नोट्स हैं, ये मतलब इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, नहीं तो मैं वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा। बाकी हम वीडियो के बीच में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। और बाकी एक एक मार्क्स के लिए आप एमसीक्यू की वीडियो देख लेना, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैप देखना मत भूलना। चलो जी, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्टली सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5 नंबर में कि मेजर चेंजेस आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या क्या चेंज आए। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी पूछा जा सकता है। What were the steps taken by the French revolutionary to create the feeling of collective identity among the French people? मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद फ्रेंच रेवोल्यूशनरी ने लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी जगाने के लिए क्या क्या किया। मतलब क्वेश्चन सिंपल है, मेजर चेंजेस क्या है आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये दो बार मैंने अलग अलग इसलिए लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन घुमा के ऐसे भी आ सकता है, बट आंसर इसका सेम है। अब आ जाते हैं आंसर पे। सबसे पहले तो फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद सबसे पहले क्या हुआ, बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और उसको फॉलो किया गया। दूसरा है कि द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड द फर्टेनिटी जो हो गया वो स्प्रेड हो गया अमंग ऑल द फ्रेंच पीपल। ठीक है, तीसरा एक नया ट्राई कलर जो है, फ्रेंच फ्लैग जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। अब आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, जो नया फ्लैग आया था ना फ्रांस का, उसका कलर क्या था। ठीक है, आज भी वही कलर है। नेक्स्ट वाला पॉइंट है कि एस्टैब्लिश दी नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली बनाई गई। यहाँ पे इसको ये भी लिख सकते हो कि जो स्टेट जनरल है ना, उसका नाम चेंज करके नेशनल असेंबली कर दिया गया। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर। पहले ना फ्रांस में अलग अलग जगह पर अलग अलग, कहीं पर 1 किलो में 100 ग्राम, कहीं कहीं 1 किलो पे 1000 ग्राम, समझ रहे हो ना, अलग अलग होता था। बट अब सबका एक ही कर दिया गया। ठीक है, बिल्कुल पूरे फ्रांस के अंदर एक चीज का दाम और एक चीज का जो वेट होता है वो सेम ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि फ्रेंच बिकम दी नेशनल लैंग्वेज। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने ये वाला पॉइंट नहीं लिखा ना इस वाले क्वेश्चन के अंदर, मेजर चेंजेस आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सबसे मेजर चेंज जो है वो यही आया कि फ्रांस को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। ठीक है, और बाकी ये सारे के सारे पॉइंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये वाला क्वेश्चन जो है ना, वो मैंने जितने भी सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाए ना, सब में वाला क्वेश्चन जो था ही था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि डिस्कस द रोल प्लेड बाय द कल्चर इन क्रिएटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशन इन यूरोप, या लैंग्वेज इज पावर लाइफ एंड लैंग्वेज इज पावर लाइफ एंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ कल्चर, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ लिबरेशन, जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन पोलैंड यूरोप। आपको ना पढ़ के बिल्कुल बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा होगा कि यार करना क्या है इसमें बट आप जब इसका आंसर देखोगे ना तो बहुत सिंपल है। और जब भी मैं आपको बता रहा हूं, जब भी यूरोप के साथ कल्चर वर्ड आए आपके क्वेश्चन में, तो समझ जाना जो मैं आंसर बता रहा हूं वही है। ठीक है, यूरोप के साथ अगर कहीं भी कल्चर वर्ड आ जाए या लैंग्वेज वर्ड आ जाए तो समझ जाना नेशनलिज्म ये यूरोप के अंदर से टॉपिक है ये, और टॉपिक का नाम है रोमांटिसिज्म। क्या नाम है जी? रोमांटिसिज्म, ये रहा जी। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि लोगों में नेशनलिस्ट फीलिंग जगाने के लिए रोमांटिसिज्म का कैसे यूज किया गया, नेशनल सॉन्ग, नेशनल पोट्री वगैरह, है ना, स्टोरीज वगैरह, म्यूजिक वगैरह का कैसे यूज किया गया। और फिर मैं रोमांटिसिज्म भी बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूं, आंसर जो है वो यहां से लेकर पूरा यहां तक है। ठीक है, और नीचे जो है वो एग्जाम्पल लिखा हुआ है पोलैंड का। क्वेश्चन पूछा था ना पोलैंड का एग्जाम्पल, चलो मैं अब समझा देता हूं आपको क्या है।
तो बेसिकली द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनलिज्म डिड नॉट ओनली केम थ्रू द वॉर एंड द टेरिटोरियल एक्सपेंशन, कल्चर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन, आर्ट एंड पोट्री, स्टोरी, म्यूजिक हेल्प अस टू एक्सप्रेस द शेप द नेशनलिस्ट फीलिंग। यानी जो नेशनलिज्म की फीलिंग है ना, वो लोगों में आर्ट, स्टोरी, पोट्री वगैरह से जगाई गई। जैसे हमारे भारत के अंदर भी, भारत में भी देखो, वंदे जब 1947 से पहले लोगों में नेशनलिज्म फीलिंग जगाने के लिए क्या किया था, वंदे मातरम सॉन्ग, है ना, और हमारा झंडा आया था, है ना, और बहुत सारी स्टोरी वगैरह को बताया गया था कि हमारे जो हीरोज है उनकी स्टोरी वगैरह लोगों को बताई गई थी, है ना। तो ये क्यों किया गया था, ताकि लोगों में नेशनलिस्ट फीलिंग जागे। भारत माता की इमेज क्यों बनाई गई थी, ताकि हमारे में नेशनल फीलिंग, एक कल्चरल आइडेंटिटी जागे। ठीक है जी, चलो अब आते हैं रोमांटिसिज्म पे। रोमांटिसिज्म का मतलब यही होता है कि जब आप कल्चर वगैरह को यूज करके लोगों में नेशनलिस्ट फीलिंग जगाओ ना, एक मिस्टिक फीलिंग जगाओ, इमोशन जगाओ, तो उसको ही हम रोमांटिसिज्म कहते हैं। नाम से पता चलता है रोमांटिक, ठीक है, दिल से जो आवाज आती है। मतलब भावनाओं में मत बहना, टॉपिक पे आ जाओ। A culture movement sought to develop a particular form of the nationalist sentiment मतलब इसका मतलब है ये कल्चरल मूवमेंट है जिसमें ना लोगों में एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जगाया जाता है। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड द पोएट जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड द साइंस एंड फोकस इंस्टेड ऑफ इमोशन, इंट्यूशन एंड द मिस्टिकल फीलिंग। जो हमारे रोमांटिक आर्टिस्ट हैं वो बोलते हैं भाई लड़ाई वड़ाई पे और साइंटिफिक ये मत बोलो कि हमारी आर्मी कम है तो हम हार जाएंगे। आप है ना अपने इमोशन से जीत सकते हो, आप अपनी मिस्टिकल फीलिंग से जीत सकते हो। आपने एक लाइन सुनी होगी कि 1.25 लाख से एक लड़ा हुआ, ये लाइन सुनी है आपने। ये हमारे एक सिख गुरु थे, हमारे 21 गुरु थे जहां तक मेरे को याद है। अक्षय कुमार की मूवी भी आई थी, ऑल तो मेरे को पूरा वो याद नहीं है, ठीक है। बट उसमें क्या था कि एक तरह से आप देखो उनमें नेशनलिस्ट फीलिंग थी, अपने एरिया को लेकर फीलिंग थी, ठीक है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा सामने 1.5 करोड़ है, 1.5 लाख है, 10,000 सैनिक, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो यही रोमांटिक आर्टिस्ट बोलते हैं कि लड़ने के लिए आपको हथियार की जरूरत नहीं है, लड़ने के लिए फौज की जरूरत नहीं है, जिगरा होना चाहिए। और जिगरा तभी आएगा जब कहीं ना कहीं आपके दिल में फीलिंग होगी अपने जमीन के लिए, ठीक है। तो यही बात लिखी हुई है। तो देयर एफर्ट वाज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज। तो उन्होंने बेसिकली जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे वो लोगों में एक शेयर्ड कल्चर जगाना चाहते थे। बाकी एक जर्मन फिलोसफर भी थे जिनका नाम था जोहान गॉटफ्रीड, उन्होंने भी कहीं ना कहीं लोगों में कल्चरल, आप कह सकते हो नेशनलिज्म जगाने के लिए फोक सॉन्ग, फोक पोट्री, फोक डांस वगैरह का यूज किया था। और फॉक्स गाइस्ट का 1 मार्क्स में एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि फॉक्स गाइस्ट का मतलब क्या होता है, द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन को फॉक्स गाइस्ट कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल आते हैं पोलैंड का, ठीक है। आपसे क्वेश्चन भी ये पूछा था ना, पोलैंड का एग्जाम्पल बताओ, तो सुनो। ये बात ये थी कि आपको पता है 1815 में, ठीक है, 4 कंट्रियों ने मिलके, इन प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और हमारा प्रैप था, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, इन चारों ने मिलके पता किसको हराया था, फ्रांस को, ठीक है, फ्रांस को हराया था। और फ्रांस ने है ना एक एरिया पे फ्रांस, और है ना जब ऑब्वियसली बात है जब ये चारों के चारों जीत गए ना, तो रशिया को है ना गिफ्ट में पोलैंड मिला। तो रशिया ने क्या किया, पोलैंड के लोगों पर अपना डोमिनेंस क्रिएट करना चाहा, उनकी लैंग्वेज को हटाना चाहा और अपनी लैंग्वेज को, रशियन लैंग्वेज को थोपना चाहा। बट यहाँ के लोगों ने विरोध किया, पता कैसे, लड़के नहीं, उन्होंने विरोध किया अपनी लैंग्वेज को एज अ सिंबल बनाकर। मतलब जहां जहां रशियन बोलते थे ना स्कूल में, पोलिश लैंग्वेज नहीं बोलनी, नहीं करनी, है ना, कहीं भी पोलिश लैंग्वेज का यूज नहीं होना चाहिए, जानबूझ के लोग वही करते थे, ठीक है। एक पर्सन भी था जिसका नाम था कैरल कुरपेंस्की, ये भी हमारे पोलैंड के अंदर था। उन्होंने सेलिब्रेट किया नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेरा, म्यूजिक, डांस एंड द पोलिश लैंग्वेज बिकम द नेशनल सिंबल, ठीक है, टू क्रिटिसाइज दी रशियन फोर्सेस। मतलब बेसिकली जो हमारे कैरल कोरपेंस किया, उन्होंने तो म्यूजिक वगैरह का, डांस वगैरह, ओपेरा वगैरह का यूज किया और नेशनल जो अपनी पोलिश लैंग्वेज है उसका यूज किया रशियन को दबाने के लिए, रशिया को दिखाने के लिए कि आप कुछ भी कर लो, हमारी लैंग्वेज हमसे नहीं छीन सकते। यस सर नो। तो यही एक कल्चरल। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, जो रशियन लैंग्वेज है उसको, रशियन लैंग्वेज जो है वो स्कूल में थोपने की कोशिश करी गई, बट उसका कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों ने इसके खिलाफ रेबल किया और रशियन जो थी आर्मी, उन्होंने फिर लोगों को मारा भी, बहुत सारे लोगों को, बिशप वगैरह को तो जेल में, जो कि सर्बिया में थी, वहां पर भी भेज दिया गया, ठीक है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। अच्छा एक बात और बता दूं, इस चैप्टर के जितने भी नोट्स हैं ना वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। सीधा गूगल पे जाना और लिखना मेन पॉइंट स्टडी, ठीक है। क्या लिखोगे, मेन पॉइंट स्टडी, देखो आ भी गया। तो मेन पॉइंट स्टडी लिखोगे ना, यहाँ क्लास 10th पे आओगे तो आपको यहाँ पर नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, सारे चैप्टर के नोट्स अपलोड हो चुके हैं। और शायद मैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो पीडीएफ है ना वो भी यहीं पर अपलोड करूँ। नीचे आओगे, ये सारे के सारे चैप्टर के दे रखे हैं, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के क्लिक कर देते हैं। अभी पीवाई के उस पर क्लिक करोगे तो वीडियो खुलेगी, बट मैं यहाँ पर पीडीएफ भी डाल दूंगा और बाकी ये रहे नोट्स, ठीक है। बाकी जैसे कि आपको पता है ये नोट्स एकदम फ्री है, कोई वो नहीं है, ठीक है। बट अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, यहाँ पर एक कॉन्ट्रीब्यूटर्स का बटन दे रखा है, ठीक है।
देखो, सपोर्ट कितना बड़ा है और कितना छोटा है ये मैटर नहीं करता, आपका सपोर्ट मैटर करता है, ठीक है। और एक और बात बोलना चाहूंगा, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल, और ये बात है ना उन बच्चों के लिए नहीं है, मैं ये सबके लिए कंपलसरी नहीं है, ठीक है। सपोर्ट ये उन बच्चों के लिए है जो सपोर्ट कर सकते हैं, जो फाइनेंशियली स्टेबल है, ठीक है। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर सपोर्ट करो मैं तभी आपको नोट्स दूंगा, बच्चे नोट सबके लिए है। मैं मेरे को पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सपोर्ट नहीं कर सकते, जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो चैनल आपके लिए है, ठीक है। तो अगर आप सपोर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, जो फाइनेंशियली स्टेबल है उनके लिए बात है, जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है बच्चे, कोई बात नहीं, आप अच्छे नंबर लाओ, अच्छे नंबर ला के मेरे को आप फोटो भेजोगे ना कि सर मेरे इतने मार्क्स आए हैं, 90 95 100 मार्क्स आए हैं और आप 0.1% आपका पार्टिसिपेशन है, मतलब मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे को लगेगा कि हाँ इससे बड़ा सपोर्ट कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए, समझ रहे हो। और बाकी वैसे अगर आप इनडायरेक्टली भी सपोर्ट करना चाहो तो यहाँ पर ऐड वगैरह है ना, इस पर क्लिक करके 10-20 सेकंड रुक जाना, वो भी अल्टीमेटली सपोर्ट ही होगा, ठीक है। और ये फोन पे का है, फोन पे का है शायद, सॉरी पेटीएम का है, तो सपोर्ट कर सकते हो उससे। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। हाँ ये रहा जी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, हाँ ये वाला देखो, ये थोड़ा क्वेश्चन घुमा के है ना, ये वो रोमांटिसिज्म वाला ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है जी। समझ जाना, अलग अलग टाइप में मैंने क्वेश्चन लिखा है ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए। बच्चों को एग्जाम में यही दिक्कत आती है, क्वेश्चन ही समझ नहीं आता यार, ठीक है। तो इसीलिए मैंने अलग अलग क्वेश्चन लिखे हैं कि कोई दिक्कत ही ना आए, नहीं तो मैं सीधा क्वेश्चन आंसर समझा देता। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये क्वेश्चन किस अलग तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आ जाओ, व्हाट वर द मेन एम ऑफ द ट्रीटी ऑफ वेना या वेना कांग्रेस ऑफ 1815 डिस्कस इट्स मेन फीचर। अब आ जाते हैं जी आंसर पे, अब है क्या ये मैं समझा देता हूँ। आपको पता है कि फ्रांस के अंदर है ना, मैंने आंसर नहीं लिखा क्या इसका, 1815 का फीचर डाला होगा यार, जस्ट अ सेकेंड। हाँ ये रहा, दिमाग से निकल गया था। चलो समझाता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। बात यह है कि आपको पता है कि फ्रांस में ना एक लीडर आया था जिसका नाम था नेपोलियन, है ना, नेपोलियन था। नेपोलियन जो था वो 1815 में हार गया था। 1815 में हारने के बाद उसको नेपोलियन को हराया पता किसने था, प्रैब ने, PRAB, क्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन ने, इन चारों ने मिलकर हराया था। तो उसके बाद है ना एक ट्रीटी हुई थी, एक एग्रीमेंट हुआ था, कहाँ पर, वयना में, तो इसलिए उसको ट्रीटी ऑफ वयना कहते हैं। उस एग्रीमेंट में क्या क्या बातें बोली गई थी यही आपसे क्वेश्चन पूछा है। अब क्या क्या बातें बोली गई थी वो देखो। पहले तो ये लिखा है 1815 में क्या था, वो चार जो सुपर पावर थी जिसका नाम मैंने बताया प्रैब, उन्होंने क्या किया, नेपोलियन को हरा दिया, और उसके बाद एक ट्रीटी हुई वयना के अंदर, और वो वयना का जो वयना बेसिकली ऑस्ट्रिया के अंदर है, और उसको ना उस मीटिंग को होस्ट किया था ड्यूक मेटरनिक ने, जो कि ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। अब उसमें क्या क्या बातें बोली गई थी, ठीक है। पहला जो मोटिव था ना उसका, ट्रीटी ऑफ वयना का, वो ये था कि जो नेपोलियन अपने टाइम में जो जो चीजें लेकर आया ना उसको हटा देना, यही मेन मोटिव था इस ट्रीटी ऑफ वयना का, ठीक है। अब उसमें क्या क्या बातें बोली गई ये देखो। सबसे पहली बात तो ये बोली गई कि जो बर्बन डायनेस्टी है ना उसको रिस्टोर कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि फ्रांस में नेपोलियन आने से पहले किंग हुआ करता था, लुई 16, याद है, बर्बन डायनेस्टी से था। तो ये बात बोली गई कि दोबारा से किसी बर्बन डायनेस्टी के बंदे को पकड़ के किंग बना दिया जाएगा, नेपोलियन को हटा दिया जाएगा। दूसरा, नेपोलियन ने जिस जिस एरिया पर अपने टाइम में वो करा है ना, कब्जा करा है, उसको भी छोड़ना पड़ेगा उसे, वो जो फ्रांस है वो अपनी टेरिटरी लूज कर देगा, इसका मतलब, ठीक है, जिस जिस पर उसने कब्जा किया था नेपोलियन के टाइम में। तीसरा है, फ्रांस के आसपास है ना बहुत सारी जो है वो बॉर्डर बना दी है, बहुत सारी स्टेट सेटअप कर दी, बाउंड्री जो है उस पर स्टेट सेटअप कर दी, ताकि अपने जो फ्रांस है वो अपना एरिया खोल ना पाए, क्योंकि अब स्टेट बना दी, अब अगर स्टेट पे वो किसी स्टेट पे हमला करेगा तो फिर वो लड़ाई करेंगे, है ना। तो इसलिए बहुत सारी स्टेट बना दी फ्रांस के बॉर्डर के साइड में। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रूशिया को जीतने की खुशी में प्रूशिया को न्यू टेरिटरी मिली वेस्टर्न फ्रंटियर पे, और एक सेक्सोनी नाम का एक एरिया वो मिला। ऑस्ट्रिया को कंट्रोल मिला नॉर्दर्न इटली का, और जो हमारा रशिया उसको पोलैंड मिला। और अभी अभी हमने देखा भी था ऊपर, है ना, वो रोमांटिज्म वाले टॉपिक में कि इस लड़ाई में 1815 की लड़ाई में रशिया को पोलैंड मिला था ट्रीटी ऑफ वाइना में, ठीक है। बट एक चीज को बिल्कुल वैसे का वैसे ही छोड़ दिया, वो था जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट, उसको बिल्कुल वैसे का वैसे ही अनटच रहने दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड यूरोपियन लिबरलिज्म स्टैंड फॉर सोशल पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिकल फील्ड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। बड़ा सिंपल और बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, और है ना कुछ लिबरल लोग थे उनकी क्या डिमांड थी, सोशल डिमांड क्या थी, पॉलिटिकल डिमांड क्या थी, और इकोनॉमिकल डिमांड क्या थी। आप आ जाते हैं जी क्वेश्चन पे। चलो सबसे पहले तो लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है। लिबरलिज्म है ना एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसका जो है लिबर, लिबर का मतलब होता है फ्रीडम। तो बेसिकली जो हमारे वो थे ना, क्या नाम है अपना, लिबरल लोग थे, वो चाहते थे फ्रीडम। किस चीज की फ्रीडम चाहते थे, तीन टाइप की फ्रीडम चाहते थे वो, पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिकल फ्रीडम और सोशल फ्रीडम। अब पहले तो पॉलिटिकल फ्रीडम पे आते हैं। वो कहते थे कि जी इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कानून की नजर में सब बराबर होना चाहिए,
कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब किंग को पसंद नहीं करते थे हमारे लिबरल लोग, ये कहते थे कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और किंग के अकॉर्डिंग सब कुछ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सब कुछ चलना चाहिए और इलेक्शन होने चाहिए, राजा वाला सीन नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट ये कहते थे नेशन स्टेट होना चाहिए विद द रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। नेशन स्टेट आपको पता है ना, जहां पर लोगों की सिंगल लैंग्वेज हो, सेम लैंग्वेज, सेम कल्चर, सेम हिस्ट्री, कुछ ना कुछ कॉमन हो उनमें, ठीक है। इकोनॉमिकल डिमांड क्या थी हमारे लिबरल लोगों की, वो कहते थे फ्री मार्केट होनी चाहिए। अबॉलिशन ऑफ द स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, मतलब जो गवर्नमेंट या किंग वगैरह जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टैक्स वगैरह लेता है ना, या रिस्ट्रिक्शन लगाता है, वो खत्म हो जानी चाहिए। तीसरा ये बोलता है कि इनवॉलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये कहते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब देखो राजा के टाइम में प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई सीन ही नहीं था, राजा जिस प्रॉपर्टी पे हाथ रख देता था वो उसकी हो जाती थी, है ना। तो ये बात जो है ना वो लिबरल लोगों को पसंद नहीं थी, वो कहते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए ताकि किंग भी ना छीन पाए उसको, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल। सोशल डिमांड क्या थी, सर्वडम और बाउंडेड लेबर जो है वो खत्म हो जाना चाहिए, और जो ऑटोक्रेसी और क्लर्जिकल प्रिविलेज है ना वो भी खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि 1830 के अंदर जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था हमारे यूरोप में, उसको एक्सप्लेन करो, क्या दिक्कतें थी, क्या हंगर और हार्डशिप की क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी वो बताना है। चलो आ जाते हैं जी इस वाले क्वेश्चन पे। तो ये लिखे हुए बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए, आपको सिर्फ 3-4 पॉइंट लिखने हैं, 3 नहीं 4 पॉइंट लिखने हैं एटलीस्ट। अगर वैसे 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है तो आप 6 के 6 याद करो, ठीक है, क्योंकि जब लिखवा रखा है तो 6 के 6 याद करने हैं। इस पीडीएफ के अंदर 3 और 5 नंबर के हैं, बाकी मैं बता चुका हूँ ना, एमसीक्यू के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रखी है, वो देखनी है। अच्छा एमसीक्यू से एक और बात याद आई, जैसे कि आपको पता है कि हमारा एक डिफरेंट चैनल भी है भरत कुमार खोरवाल करके, वो मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, बट अभी है ना मैं वहाँ पर लाइव वगैरह ले रहा हूँ, ठीक है, भरत कुमार खोरवाल ले रहा मैं यहाँ पर लाइव वगैरह लेता हूँ, और जो आपके एमसीक्यू वगैरह होते हैं ना वो यहीं पर सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। अभी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हो रहा है, बट अभी इंग्लिश मीडियम के लिए भी स्टार्ट हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस चैनल पे आ जाना, लाइव करेंगे, हर एक क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यू का, और बहुत अच्छे से करेंगे। बाकी एग्जाम खत्म हो जाए तो मैंने कुछ व्लॉग वगैरह भी डाल रखे हैं, आप चाहो तो देख सकते हो। और ये हमारा एक मेन पॉइंट टेक का चैनल है, इस पर मैं ये बताता हूँ स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, पैसे कैसे कमा सकता है, ठीक है। एग्जाम के बाद इस पे आ जाना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि सर मेरे को पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप बताओ कि हम अर्न कैसे कर सकते हैं। तो ये जो चैनल है वो आप ही के लिए ही है, यही बताता हूँ मैं कि आप फोन से एनिमेशन वीडियो, लैपटॉप से एनिमेशन वीडियो, ये सारी की सारी चीज़ें कैसे बना सकते हो, वेबसाइट कैसे बना सकते हो, वेबसाइट से कितनी अर्निंग होती है, और सबसे बढ़िया तरीका दूसरे की वीडियो यूट्यूब पे कॉपी करके कैसे अर्न कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें बताता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब दोबारा से आ जाते हैं जी हमारे क्वेश्चन पे। 1830 में क्या क्या इकोनॉमिक हार्डशिप आई वो देखो। सबसे पहले तो जो पॉपुलेशन है ना यूरोप की बहुत तेजी से बढ़ रही थी। अब जब पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो बहुत सारे लोग जो हैं उनको जॉब चाहिए थी, ठीक है, और लोगों को जॉब मिल नहीं रही थी, जो जॉब ढूंढने वाले हैं ना वो ज़्यादा थी, जॉब कम थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बहुत सारे लोग जो है वो गाँव से निकल कर शहर वाले इलाके में आ रहे थे ताकि उनको जॉब वगैरह मिल सके, ओके। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इंग्लैंड से जो है बने बनाई जो है वो चीज़ें आ रही थी, मशीन से बनी हुई चीज़ें आ रही थी, जिससे यूरोप के जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे उनका बहुत नुकसान हो रहा था, ठीक है, क्योंकि मशीनों से जो चीज़ें आ रही थी ना वो बढ़िया क्वालिटी की होती थी और सस्ती होती थी, तो लोग उसको खरीदते थे, इसलिए यूरोप के स्मॉल प्रोड्यूसर का नुकसान होने लग गया। पीजेंट की कंडीशन भी खराब होने लग गई क्योंकि उनको फ्यूडल ड्यूज वगैरह देने पड़ रहे थे। फ्यूडल ड्यूज का मतलब है कि उनको अपने मालिक को, जमीन के मालिक को पैसे वगैरह देने पड़ रहे थे, और कभी कभार फ्री में काम भी करना पड़ता था, तो ये प्रॉब्लम थे। नेक्स्ट है कि चीज़ों के प्राइस बहुत तेजी से बढ़ गए, है ना, चीज़ों खाने का प्राइस भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था क्योंकि फसल खराब हो गई थी। तो मतलब पूरे है ना हमारे यूरोप के अंदर उथल पुथल मच गई थी, यस सर नो। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। और सैलरी भी जो है ना, वेजेस जो है ना हमारे लोगों की, वर्कर्स की, वो बढ़ नहीं रही थी, तो ये भी प्रॉब्लम थी जो फेस कर रहे थे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से सुनो ये। देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। देखो अगर आपसे पूछा जाए कि डिमांड क्या थी, तो डिमांड तो मैंने जो बताई थी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल डिमांड। अगर आपसे पूछा जाए कि वाई वॉज द पीरियड ऑफ 1848 कंसिडर एज द फेज ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल इन यूरोप, मतलब 1848 में लिबरल्स ने बहुत सारे रेवोल्यूशन करे। कौन कौन से रेवोल्यूशन करे वो बताने हैं आपको, तो बहुत सारे रेवोल्यूशन करे, देखो जी कौन कौन से करे। सबसे पहले तो 1848 फेब में क्या हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, जिसमें अब्डिकेशन कर दिया था मोनार्क को और फ्रांस को एक रिपब्लिक बना दिया गया था, और वहां पर एक सेफ्रेजेट मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। मेल सेफ्रेजेट मतलब वोट देकर ही लीडर को चुना जाएगा, ये स्टार्ट हो गया था फ्रांस में, तो हुआ ना 1848 में रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है जर्मनी, इटली और पोलैंड में और ऑस्ट्रिया हंगरियन एम्पायर के अंदर भी मैन वुमेन ने क्या किया था कि डिसाइड किया था कि हम क्या करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और नेशनल यूनिफिकेशन की बात करेंगे। आपको पता ना जर्मन यूनिफिकेशन, इटली का यूनिफिकेशन, ये सारी की सारी चीज़ें जो हुई थी वो हमारे कहाँ पर हुई थी, वो हमारे यूरोप के अंदर हुई थी, और वो भी 1848 के टाइम के बीच में ही हुई थी, ठीक है। और ये क्या कह रहे थे
बहुत सारे लोग जो है लिबरल लोग है वो ये कह रहे थे, ये इन्होंने रेवोल्यूशन क्यों किया था, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन मिल सके उनको, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो और ताकि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो। ओके। और जर्मन के अंदर भी रेवोल्यूशन हुआ था। जर्मन के अंदर बहुत सारे जो बिजनेस क्लास थे, प्रॉस्परस आर्टिसन वगैरह थे, उन्होंने ये बोला था कि हम मिलके वोट देंगे ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह भी बनाया था, ठीक है। और उन्होंने फ्रेडरिक वेलम को बोला था आप किंग बन जाओ, बट उसने मना कर दिया था। तो इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई थी। ओके। और लास्ट में बहुत सारी वुमेन्स ने भी कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन किया था 1848 के टाइम में, क्योंकि उनको पता है वोटिंग राइट नहीं था। आपको पता होना चाहिए, वुमेन्स ने वो सब रेवोल्यूशन करा, एक क्वेश्चन भी आएगा, वुमेन्स ने सब कुछ करा, रेवोल्यूशन वगैरह करा, पार्टिसिपेट करा, वो सब चीज़ें करी जो कि आदमियों ने करा, बट उनको कभी भी सफरेजेट राइट नहीं मिल पाया, वोटिंग राइट नहीं मिल पाया। तो इसको लेकर भी वुमेन्स ने बहुत सारे एसोसिएशन बनाए, न्यूज़पेपर वगैरह छापे, बट इतना कुछ फायदा हो नहीं पाया, उनको बहुत एंड में जाके वोटिंग राइट मिला, ठीक है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जहां पर आदमी वोट डाल रहे थे ना, उनको बस देखना अलाउड था कि भाई गैलरी पे खड़े हो जाओ, देख लो वोट डालते हुए, वोट मत डालो बस, है ना। और लास्ट में ऐसे ही सर्वडम और बाउंडेड लेबर को अबॉलिश किया था हैब्सबर्ग डोमिनियन में, जो कि रशिया के अंदर है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हुई थी, मतलब हैब्सबर्ग में और रशियन एम्पायर के अंदर जो है खत्म कर दिया गया था सर्वडम और बाउंडेड लेबर को, और इसको लेकर भी रेवोल्यूशन वगैरह चला था। मतलब इतने सारे रेवोल्यूशन चले थे 48 में, 1848 में, इसीलिए इस टाइम को क्या कहा जाता है, रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल, फेस ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, सिविल कोड ऑफ 1804 घुमा के पूछा जाएगा, नेपोलियन टाइम में वो क्या क्या रेवोल्यूशनाइज चेंजेस लेकर आया, या नेपोलियन जो है मेजर चेंजेस कौन कौन से लेकर आया। आपको पता है, सिंपल क्वेश्चन है, मेजर चेंजेस आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन है ये, सॉरी क्या कहते हैं उसको, सिविल कोड ऑफ 1804। अब क्या क्या सिविल कोड नेपोलियन क्या क्या चीज़ें लेकर आया, सबसे पहले तो याद रखना सिविल कोड जो है नेपोलियन 1804 में लेकर आया। क्या क्या चेंज लेकर आया, पहले तो उसने जो बर्थ से प्रिविलेज होते हैं ना वो खत्म कर दिए। पहले क्या होता था कि कोई बंदा अगर पंडित के घर में, पादरी के घर में पैदा हुआ है ना, तो वो टैक्स जो है ना, उसको टैक्स मिलता था फ्री में, एक टाइट नाम का टैक्स होता था, वो मिलता था। नेपोलियन ने खत्म कर दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि तुम पंडित के घर में पैदा हुए तो पैसे मिलेंगे। पंडित मतलब फादर, क्रिश्चियन, है ना, क्रिश्चियन फादर की बात हो रही है, क्योंकि हम यूरोप की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आते हैं, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। कानून की नज़र में है ना सबको बराबर का हिस्सेदारी दी गई, और राइट टू प्रॉपर्टी को भी जो है वो प्राथमिकता दी, इंपॉर्टेंस दी हमारे नेपोलियन ने। नेक्स्ट है कि एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन वर सिंप्लीफाइड। पहले ना एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत टफ एक वो होती थी, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत टफ होता था, रूल्स और रेगुलेशन आप कह सकते हो, है ना। इसको थोड़ा आसान करा नेपोलियन ने, फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश कर दिया। अब किसी को भी ऐसे कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, पहले हायरार्की होती थी, ये खत्म कर दी। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो पीजेंट थे ना उनको फ्री कर दिया सर्वडम से और मोनार्कल ड्यू से। पहले वो पैसे देने पड़ते थे ना बड़े किसानों को, वो खत्म कर दिया कि कोई देने की जरूरत नहीं है। और जो किंग को भी जो पैसे देने हैं वो भी उसने मना कर दिया कि मेरे को पैसे नहीं चाहिए, आप अपना काम करो। लास्ट है कि गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को भी रिमूव कर दिया गया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, पहले ना किंग ही डिसाइड करता था कि कौन किस चीज़ का ट्रेड कर सकता है और किस चीज़ का ट्रेड कौन बंदा करेगा। और अगर मान लो कोई बंदा बोलता कि मेरे को दूध का काम करना है, किंग बोल देता नहीं, तो नहीं हो जाता था। या गिल्ड रिस्ट्रिक्शन बोल दी थी ना, नहीं तो नहीं हो जाता। तो ये भी रिमूव कर दिया नेपोलियन ने। मतलब अच्छे काम भी करे, कुछ बुरे काम भी करे इसने, जिसकी वजह से लोग गुस्सा थे, लोगों को फोर्स करता था आर्मी ज्वाइन करने के लिए, सेंसरशिप लगा दी थी इसने, टैक्सेस बढ़ा दिए थे, इसलिए बहुत सारे लोग इसको पसंद भी नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9th, 10th और हमारा 10th, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है ना, लिख लो। इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का बनेगा। क्वेश्चन क्या है, सिंपल, जर्मनी का यूनिफिकेशन, इटली का यूनिफिकेशन, ब्रिटेन का यूनिफिकेशन। सिंपल है। अब देखो आ जाओ, पहले तो हम आते हैं जर्मनी के यूनिफिकेशन पे, बता देता हूँ, रीड करोगे वैसे ही समझ आएगा। बात ऐसी थी कि इटली के अंदर है ना, इटली के लोगों में ना नेशनलिज्म जागने लगा था। इटली के लोग जो थे वो अपने किंग से बहुत ज़्यादा परेशान थे, उन्होंने बहुत बार रेवोल्यूशन वगैरह भी करा, ठीक है, बट वो रेवोल्यूशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो जर्मनी के पास में ये कंट्री थी जिसका नाम था प्रूशिया। वहाँ के जो अमीर जो लैंड ओनर्स थे ना, जंकर्स, उन्होंने अपने किंग से बोला कि यार ये जर्मनी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप इनकी हेल्प क्यों नहीं कर रहे। प्रूशिया के किंग जिसका नाम था काइजर विलियम, उन्होंने बोला ठीक है मैं हेल्प करता हूँ। उसने एक आर्मी बनाई और आर्मी का लीडर बनाया ऑटोमन बिस्मार्क को। उसने जो प्रूशिया का किंग था उसने बोला कि देखो ऑटोमन बिस्मार्क, आपको जर्मनी को यूनिफाई करवाना है, जर्मनी के लोग किंग को हटाना चाहते हैं, किंग को हटवाना है आपको। ऑटोमन बिस्मार्क ने बोला ठीक है सर, बिल्कुल। तो उसने 7 साल तक 3 वॉर लड़ी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, और अल्टीमेटली इंडिपेंडेंस दिलवा दी, यूनिफाइड कर दिया जर्मनी को, किंग को हटा दिया वहां से। और जर्मनी के लोग इतना खुश हो गए कि उन्होंने प्रूशिया के किंग को ही अपना किंग बना दिया। किसको, काइजर विलियम को, जो कि प्रूशिया का किंग था, उसी को किंग बना दिया। कब, 18 जैन 1871 में। और उसके बाद वो अच्छे अच्छे चेंज भी लेकर आया। क्या क्या चेंज लेकर आया उसने,
मॉडर्नाइजेशन ऑफ करेंसी पे ध्यान दिया, बैंकिंग पे, लीगल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम जर्मनी के बहुत अच्छे से ध्यान रखा उसने, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इटली के यूनिफिकेशन पे। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो इटली है ना बहुत अलग अलग पार्ट में बटा हुआ था, 7 अलग अलग स्टेट में बटा हुआ था, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। 7 अलग अलग, 7 ही है, 1 2 3 4 5 6 7, एक हो गया ज़्यादा हो गया, चलो 7 अलग अलग स्टेट में वो है जो इटली बटा हुआ था, ठीक है। और मजे की बात पता है क्या है, एक ही इटली से क्या समझ आ रहा है आपको, इटालियन लैंग्वेज बोली जाती होगी, बट ऐसा नहीं था। एक ही ऐसा एरिया था हमारे पूरे इटली के अंदर, 7 स्टेट में से एक ऐसा एरिया था जिसका नाम था सार्दिनिया पिडमोंट, दिख रहा होगा, ठीक है। वहां पर ये जो किंग था वो इटालियन किंग था, क्या नाम था उसका पता है, विक्टर इमैनुअल सेकंड। उसे ये इटालियन बोलनी आती थी, बाकी जो 6 स्टेट है वहां पर तो इटालियन किंग ही नहीं था, ठीक है। अब हुआ क्या, इटली को यूनिफाई करने की बात करी गई। अब ये तो मैंने स्टेट वाइज बता दिया, अगर डायरेक्शन वाइज देखो ना तो इटली 3 पार्ट में, और ऊपर वाला, बीच वाला और साउथ वाला पार्ट में बटा हुआ था। ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग अंपायर को जीतने में किसने रोल निभाया पता है, कैवर ने, चीफ मिनिस्टर, इसको कमीलो दे कैवर भी बोलते हैं, लिखा भी होगा यहाँ पर, एक कमीलो दे कैवर था, पूरा नाम इसका कैवर नहीं है, कमीलो दे कैवर है। इसने बेसिकली ट्राई किया और ऑस्ट्रियन हंगरियन फोर्सेस को यहाँ को 1859 में हरा दिया, 1859 में हरा दिया, और ये जो एरिया है वो अंडर आ गया, ठीक है। पोप, पोप का मतलब होता है रिलीजियस लीडर, ये तो प्यार से मान गया क्योंकि इसे पता है ये तो लड़ने का सोचेगा भी नहीं, ये प्यार से मान गया। बर्बन किंग ऑफ स्पेन को इटली में मिलाने में सबसे बड़ा रोल पता किसका था, वो था जी हमारा एक बंदा जिसका नाम था, नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, ये रहा गसेपे गरीबाल्दी। इस बंदे ने जो नीचे वाला एरिया था ना बर्बन किंग ऑफ स्पेन, उसको मिलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया, और इसकी हेल्प पता किसने करी थी, वहां के फार्मर ने। ये अब पता बात क्या थी, इनको है ना लड़ने के लिए उस फार्म से गुजरना था, बट उनको पता था यार यहाँ पर बहुत सारे किसानों की फसल है, खराब हो जाएगी। बट फार्मर ने बोला जाओ, आप हमारे लिए कर रहे हो, यूनिफाइड करवा रहे हो हमें, जाओ अब चले जाओ यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, फसल खराब होगी दोबारा उगा लेंगे। तो यही बात लिखी हुई है, ठीक है, कि पीपल ने भी उनको बहुत ज़्यादा हेल्प वगैरह किया, ठीक है। और एंड में इटली का नया किंग कौन बना, विक्टर इमैनुअल सेकेंड, वही जो 7 स्टेट में से एक किंग था जिसे इटालियन बोलनी आती थी। अच्छे से पढ़ना, लर्न कर लेना, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन, नहीं लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, वो है ये, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। यहाँ आपको एग्जाम में स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन भी लिखा आ सकता है, यहाँ से एक्ट ऑफ यूनियन पूछ सकता है, स्कॉटलैंड आयरलैंड को कैसे मिलाया गया, ब्रिटिश नेशनलिज्म वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें, मतलब जहाँ ब्रिटेन और यूनिफिकेशन की बात आ जाए समझ जाना कि ब्रिटेन की यूनिफिकेशन की बात हो रही है। तो ये रहा जी आंसर, ठीक है। वैसे मैं सपोर्टिंग मटेरियल के आंसर को मना करता हूँ कि मत लिखो, बट है ना ये वाला आंसर बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। क्यों, पहली बात तो पॉइंट पे लिखा हुआ है, दूसरी पॉइंट बात है, पॉइंट भी ऐसे नहीं 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट लिखे हुए, मोर देन इनफ है, पूरा ये लिख के आओ, पूरे 5 में से 5 नंबर मिलेंगे, और ये 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं है ही 5 नंबर का ये, ठीक है। अब देखो पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि जो देखो आप देखोगे ना, जर्मनी को बनने में 7 साल लगे, इटली को बनने में 2 3 साल लगे, बट हमारे ब्रिटेन का यूनिफिकेशन होने में 100 से ज़्यादा साल लगे। कैसे, देखो मैं समझाता हूँ। पहली बात तो ब्रिटिश नेशन कुछ था ही नहीं 18 सेंचुरी तक, 18 सेंचुरी तक कोई ब्रिटिश नेशन था ही नहीं। वहां पर क्या थी ज्यादातर है ना, इंग्लैंड हुआ करता था पहले, ध्यान से मेरी बात सुनना। इंग्लैंड के अंदर बहुत सारे लोग थे जो इंग्लिश वगैरह बोलते थे, उन्होंने क्या किया 1688 के अंदर अपने मोनार्क से पावर ले ली, अपने राजा से पावर ले ली। तो 1688 में किसके पास पावर आ गई, वहां के लोकल लोगों के हाथ में पावर आ गई, या मैं बोलूँ पार्लियामेंट के पास पावर आ गई। इंग्लिश पार्लियामेंट है ना, इंग्लिश पार्लियामेंट यानी इंग्लिश बोलने वाले ज्यादातर लोग जिन्होंने पार्लियामेंट बनाई थी उनके पास पावर आ गई, किंग से उन्होंने ले ली, छीन ली कहूँ तो मैं, सीज कर ली पावर। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने ना इंग्लैंड के पड़ोस में कंट्री पड़ता था जिसका नाम था स्कॉटलैंड। तो इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड से बोला कि देखो आप हमारे साथ मिल जाओ, हम आपके है ना कल्चर की रिस्पेक्ट करेंगे, हम इंग्लिश बोलने वाले हैं बट आपके स्कॉटिश कल्चर की भी रिस्पेक्ट करेंगे। स्कॉटलैंड ने बोला ठीक है यार, भाई भाई हैं हमारे, तो गोरे हैं वो भी, हम भी गोरे हैं, चलो मिल जाते हैं। तो मिल गए, कब मिले 1707 में, और 1707 में ऐसे ही नहीं मिले, एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसको हम कहते हैं एक्ट ऑफ यूनियन, क्या बोलते हैं, एक्ट ऑफ यूनियन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1808 के अंदर है ना आयरलैंड पड़ोस में ये अच्छा, एक्ट ऑफ यूनियन के बाद ही यूके बना है, पहले यूके कुछ था ही नहीं, पहले ब्रिटेन कुछ था ही नहीं, एक्ट ऑफ यूनियन के बाद यानी 1707 में ही हमारा ब्रिटेन बना है। अब हुआ क्या कि 1801 में 1801 के अंदर हमारे आयरलैंड के अंदर लड़ाई चल रही थी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में, इसका फायदा ब्रिटेन ने उठाया, और एंड में ब्रिटेन जो है उसने आयरलैंड को भी धोखे से मिला लिया, यानी इंग्लैंड तो पहले से ही था, प्लस स्कॉटलैंड प्लस आयरलैंड तीनों को मिला के अब यूके बना दिया गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है जी, क्लियर है, कोई दिक्कत है।
तो आप देखोगे ना 1688 में स्टार्ट हुआ और 1808 में यूनिफिकेशन खत्म हुआ, 100 साल से ज़्यादा हो गए ना। ओके, यस और नो। तो यही बात है कि इटली के यूनिफिकेशन में इतना ज़्यादा टाइम लगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। वो लास्ट क्वेश्चन क्या है कि बहुत सारे जो आर्टिस्ट थे ना वो फीमेल एलिगरी का यूज़ करते थे, आपको पता ही है। जर्मन की एलिगरी का मतलब होता है कि जब किसी कंट्री को किसी एक पर्सन की तरह दिखाया जाता है ना, तो उसको हम एलिगरी कहते हैं, जब पर्सोनिफाई किया जाता है। एग्जाम्पल तो सिंपल, भारत की एलिगरी कौन है? भारत माता, है ना। और अपने फ्रांस की कौन है? मारियान। जर्मन की कौन है? जर्मेनिया। यस और नो। तो फ्रेंच आर्टिस्ट जो है फीमेल को चुनते थे, तो ये क्या दिखाना चाहते थे, मतलब क्या होता था, ये क्यों चुनते थे? तो ये आर्टिस्ट जो है 18 और 19 सेंचुरी में क्या करते थे, पोर्ट्रे करते थे कंट्री को एक पर्सन की तरह। ज्यादातर उन्होंने फीमेल फिगर को ही चुना है। ओके, और ये फीमेल फिगर कोई रियल नहीं होती थी। ऐसा नहीं है कि कोई, जैसे भारत माता है, भारत माता कोई मतलब ऐसा नहीं है कि भारत माता का कोई एड्रेस है ना। तो और या ना मारियान का कोई एड्रेस है ना जर्मेनिया, मतलब रियल लाइफ में वो वुमेन्स नहीं होती थी। बट उनको बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था, वो एक सोच थी, वो देश को लेकर एक कॉन्क्रीट सोच थी। मतलब एक एक नेशन को है ना एक कॉन्क्रीट विजन दिया जाता था, लेडी की तरह दिखाया जाता था। अच्छा, लेडी को क्यों चुना जाता था? क्योंकि वो इमोशन को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करती है ना, माँ को, है ना। समझ रहे हो ना? तो ऐसे, तो इसमें यही लिखा हुआ है, फीमेल फिगर का यूज किया गया, एलिगरी ऑफ अ नेशन। और मारियान आपको पता है कौन है, क्रिश्चियन नेम है, जो कि फ्रांस की एलिगरी है। जर्मेनिया जर्मनी की एलिगरी है। भारत माता हमारे भारत की एलिगरी है। ठीक है। अब ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट ऑन ज़ोल्वरीन, याद रखना 1834 में बनाया गया था ज़ोल्वरीन। और ये जो है वो प्रूशा के इनिशिएटिव से बनाया गया था, बाद में जर्मन स्टेट ने इसको ज्वाइन कर लिया। इसमें 30 से 2 कर दी करेंसी। ओके, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल वेव लेकर आने की कोशिश करी थी और ग्रोथ करने की कोशिश करी थी ज़ोल्वरीन में। यूरोप के अंदर नेशनलिज्म कैसे जागा, अलग अलग नेशन स्टेट कैसे बने, मतलब अलग अलग लोगों ने नेशनलिज्म के लिए अलग अलग देश, मतलब यूरोप के लोगों में देशभक्ति की भावना क्यों जागी, ग्रोथ ऑफ नेशन स्टेट, सब लोगों को लगा कि जी नेशन स्टेट होना चाहिए। डेमोक्रेटिक राइट्स को एनकरेजमेंट मिली, उनको लगा राजा वगैरह को हटाना है, तो उन्होंने नेशनलिज्म के लिए मूवमेंट वगैरह किया। सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल डिमांड रखी लोगों ने अपनी, लिबरल लोगों ने। ह्यूमन राइट्स जो है उनकी डिमांड वगैरह बड़ी, फिर लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह करे। और वो जो है वो थक चुके थे राजा वगैरह से, इसलिए उन्होंने मूवमेंट वगैरह करे, उनमें देशभक्ति की भावना जागी है। बाकी फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरे वर्ल्ड को क्या क्या देकर गया है, तो स्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, आइडिया ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी और फर्टिनिटी देके गया है, न्यू कोड ऑफ लॉ देकर गया, राइज ऑफ मिडिल क्लास एंड द ग्रोथ ऑफ लिबरल आइडियाज देकर गया है। ये लास्ट है बल्कान्स वाला। ठीक है, बल्कान्स वाला तो आपको पता ही है। बाकी एक शॉर्ट नोट गसबे मजीने पे आ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी याद कर लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता, क्योंकि जब आपको पता ना वीडियो के शुरू होने से पहले मैंने क्या बोला था कि एक भी क्वेश्चन इस पीडीएफ के बाहर से नहीं आएगा, तो अपने को रिस्क नहीं चाहिए ना, तो इसलिए ये सुन लो अब। बल्कान्स क्या है? बल्कान्स से ना पहली बात तो आप ध्यान रखना, एक बहुत बड़ा एरिया होता था। ठीक है, आज के टाइम में उसके अंदर रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, सर्बिया, सारी कंट्रियाँ हुआ करती थी। और उस टाइम है ना बल्कान्स के लोगों को पता क्या बोला जाता था? स्लाव्स, लिखा भी होगा यहाँ पर, स्लाव्स बोला जाता था। ऑटोमन एम्पायर इसको कंट्रोल किया करता था। ठीक है, पर धीरे धीरे रोमानिया, बुल्गारिया, जो अलग अलग एरिया है ना उनमें नेशनलिज्म जागने लगा, और उन्होंने अलग नेशन बनाने के लिए ऑटोमन एम्पायर से लड़ाई करना शुरू कर दिया, और फिर अलग अलग नेशन भी बने। और कहा जाता है इसी की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। आपसे पूछा जाएगा ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीजन क्या है, तो आपने लिखना टेंशन इन बल्कान एरिया। यस और नो जी, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है इसमें? ये गसीबे मजीने के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखा है। दो तीन चीजें बता देता हूँ। 1807 जेनो में पैदा हुए, 24 साल में की उम्र में उनको एग्जाइल भेज दिया गया था। कार्बोनारी के अंदर उन्होंने कोशिश करी थी सीक्रेट सोसाइटी बनाने की, और बाद में इसने यंग इटली और यंग यूरोप नाम से एक वो भी बनाई थी, सोसाइटी भी बनाई थी। यस और नो? चलो। और ड्यूक मैटरनिक ने कहा था इसको कि इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। डोंट वरी, ये चीज़ मैं एमसीक्यू वाले उसमें करवा दूंगा। ठीक है, और एमसीक्यू वाले ये सपोर्टिंग मटेरियल, एमसीक्यू वाले उसके अंदर ही हम पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे इससे रिलेटेड, क्योंकि इसमें आपको पता है दो तीन पिक्चरें भी हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, ये वाली पिक्चर वगैरह भी हैं, तो मैं करवा दूंगा। ये दो डायलॉग भी बोले थे ड्यूक मैटरनिक ने, है ना, तो ये भी करवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो जी, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जो है वो हमारा खत्म हो चुका है। अब करने वाले हैं हम प्रिंट कल्चर एंड दी मॉडर्न वर्ल्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद नेशनलिज्म इन इंडिया पे आएंगे। शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन दी शॉर्ट कमिंग ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट एज कंपेयर टू द प्रिंट मटेरियल। यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा जा सकता है, व्हाई डिड मैन्यूस्क्रिप्ट नॉट एबल टू फुलफिल द ग्रोइंग डिमांड ऑफ द बुक्स, गिव रीजन। या क्वेश्चन और घुमा के आ सकता है, डिस्क्राइब द ड्रॉबैक ऑफ द हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट इन कंपैरिजन टू दी प्रिंट मटेरियल, या लिमिटेशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट। सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि ना मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है जो हाथ से लिखी जाती है ना बुक, उनको हम मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, प्रिंटेड मटेरियल क्या होता है? जैसे आपके पास जो बुक है वो प्रिंटेड मटेरियल है।
प्रिंटेड मटेरियल ज़्यादा अच्छा होता है, मैन्यूस्क्रिप्ट में कुछ दिक्कतें होती है। तो क्वेश्चन यही है मैन्यूस्क्रिप्ट में क्या क्या दिक्कतें होती हैं। तो ये रही सबसे पहली दिक्कत, मैन्यूस्क्रिप्ट में है ना, मैन्यूस्क्रिप्ट को लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, और कॉपी करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा प्राइस होता है इसका, और इसको लिखने में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। एक तो ये दिक्कतें हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मैन्यूस्क्रिप्ट बहुत ही मतलब प्रॉब्लमेटिक है। दूसरा है कि मैन्यूस्क्रिप्ट जो होती है बहुत ही फ्रजाइल होती है, फ्रजाइल का मतलब बहुत कमज़ोर होती है, बहुत डिफिकल्ट टू हैंडल होती है, ठीक है, इसको आप कहीं भी इजीली कैरी नहीं कर सकते। तो ये तीन दिक्कतें हैं मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर, हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर, इसलिए मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, प्रिंटेड बुक को प्रेफर करते हैं। और जो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें लिखा है कि मैन्यूस्क्रिप्ट जो है ना वो ग्रोइंग डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही थी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब देखो यहाँ से पता चलेगा आपको। चलो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। जैसे जैसे देखो बुक की डिमांड है ना बहुत बढ़ गई थी, इसका मतलब है लोग, पढ़ने वाले लोग है ना बहुत आ गए थे उस टाइम के अंदर, पुराने 18 19 सेंचुरी की बात हो रही है यहाँ पर। तो बहुत सारे लोग बुक पढ़ना चाहते थे, बट ना बुक को उस टाइम हाथों से लिखी जाती थी बुक। तो उस टाइम क्या था, जब बुक हाथों से लिखी जाती थी तो टाइम बहुत लगता था, ठीक है। तो इसलिए यही बात लिखी हुई है कि ना अगर 100 बंदों को बुक चाहिए होती थी, सिर्फ 10 बंदों को मिल पाती थी, क्योंकि हाथ से लिखने वाले जो लोग हैं वो सिर्फ 10 बुकें बना पाते थे, ठीक है। मतलब 10 बुकें बना पाते थे इतने पर्टिकुलर टाइम में, है ना। मान लो 1 महीने का टाइम है तो 1 महीने में सिर्फ 10 ही बुक लिख पाते थे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और इसीलिए ये बात बोली गई है कि जो डिमांड है ना बुक की बढ़ती हुई, उसको पूरा नहीं कर पा रहा था हमारा क्या, हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो इतने सारे और में बताए हैं ताकि बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन एनी 5 इनोवेशन इन प्रिंट टेक्नोलॉजी इन यूरोप दैट टुक प्लेस आफ्टर द 18th सेंचुरी। 18 सेंचुरी के बाद हमारे प्रिंट कल्चर के अंदर यानी प्रिंटिंग प्रेस में कौन कौन से चेंज आए। तो ये देखो लिखा है, पहले तो बाय द मिड 19 सेंचुरी में एक रिचर्ड एम हो थे, ठीक है, न्यूयॉर्क के थे। उन्होंने क्या किया, पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस। सबसे पहले तो आपको पता है ना, जोहान गुटनबर्ग ने 1448 के अंदर हमारा जो एक प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप कर लिया था, ठीक है। और उससे फायदा क्या, और सबसे पहले उन्होंने कौन सी बुक प्रिंट करी थी, बाइबल। 180 कॉपी जो है वो बाइबल की प्रिंट करी थी, ठीक है। बट उसमें कुछ कमियां थी उस प्रिंटिंग प्रेस में, जो जोहान गुटनबर्ग ने जो है वो मशीन बनाई थी, प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी, उसमें कुछ कमियां थी। उसमें उस कमियों को सॉल्व किया रिचर्ड एम हो ने, और उन्होंने पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस का यूज किया, ठीक है, जिसकी मदद से 8000 शीट 1 घंटे में प्रिंट करी जा सकती थी। तो पहले तो ये पॉइंट है जो इनोवेशन हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है, लेट 19 सेंचुरी में क्या हुआ, एक ऑफसेट प्रेस भी आ गई, ठीक है, जो 6 अलग अलग कलर जो है वो प्रिंट कर सकती थी एक ही टाइम पर, ठीक है। 20 सेंचुरी में क्या क्या चेंजेस आए, अब इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड प्रिंटिंग प्रेस आ गई, ठीक है। फीडिंग पेपर में जो पेपर होते हैं उनमें भी इंप्रूवमेंट हुई, प्लेट की क्वालिटी इंप्रूव हो गई, ऑटोमेटिक पेपर रील आ गई, और फोटो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल ऑफ कलर रजिस्टर भी आ गया। तो ये सारी की सारी चीज जो है वो 18 सेंचुरी के बाद हमारे प्रिंटिंग प्रेस में आई है, इनोवेशन आई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा चांसेस है ना इसी क्वेश्चन के आपके एग्जाम में आने के हैं। बट सारे क्वेश्चन ही करने हैं, इस पीडीएफ के अंदर ज्यादा नहीं है, सिर्फ 11 क्वेश्चन है, ठीक है जी। 10 क्वेश्चन है, सॉरी 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं। क्वेश्चन सुन लो अब ये वाला, प्रिंट कल्चर क्रिएट द कंडीशन within which the French Revolution occurred, give these argument in favor of the statement. या some people believe that the French Revolution evolved due to the print culture. क्वेश्चन सिंपल है कि प्रिंट कल्चर ने कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाने में हेल्प करी, इवॉल्व करने में हेल्प करी, मतलब बुक्स वगैरह का फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या योगदान है वो बताना है आपको, ठीक है। तो देखो यही बात लिखी हुई है, सम पीपल बिलीव दैट द फ्रेंच रेवोल्यूशन इवॉल्व ड्यू टू द प्रिंट कल्चर, ठीक है। अब हुआ क्या कि प्रिंट पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर्स, द राइटिंग ऑफ वॉल्टेयर हो गए, रोजियो हो गए, मतलब ये बता रखा है कि जो बुक्स आ गई थी ना, जो प्रिंटेड बुक्स आ गई थी, तो अब क्या हुआ, एक बहुत बड़े बड़े राइटर थे जैसे कि वॉल्टेयर हो गए, रोजियो हो गए, ये ना राजा के खिलाफ लिखते थे। तो अब हुआ क्या कि जब प्रिंट के अंदर इनकी ये बातें जो है छपने लगी, बहुत सारे लोग पढ़ने लगे, उनकी आंखें खुलने लगी, ठीक है, और वो भी क्वेश्चन वगैरह उठाने लग गए, ओके। तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। नेक्स्ट है कि प्रिंट क्रिएट अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। जब प्रिंटेड बुक्स आ गई तो लोग बातचीत करने लगे, डायलॉग डिबेट वगैरह होने लगी, और उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों को डिसएग्रीमेंट था राजा वगैरह से, इंस्टीट्यूशन वगैरह से, तो उन पर उन्होंने सवाल वगैरह पूछना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अवेयर हो गए थे, ठीक है, बुक पढ़ने के बाद। तो ये सेकंड पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है 1780s तक लिटरेचर ने मॉक भी करना शुरू कर दिया, रॉयलिटी को और क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, मोरालिटी को इन दी लार्ज नंबर, इन दी दे वर दी इन दी लार्ज नंबर। इसका मतलब मैं बता देता हूँ, इसका मतलब है 1780s में बहुत सारी बुक ऐसी लिखी जाने लगी जहां पर राजा के खिलाफ सवाल पूछे जाने लगे, मतलब राजा के बारे में सवाल पूछे जाने लगे, उसको क्रिटिसाइज किया जाने लगा, ठीक है। तो इससे भी कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन भड़का, क्योंकि जब लोगों ने देखा यार राजा तो कुछ कर ही नहीं रहा, क्योंकि राजा पे सवाल उठने लग गए थे प्रिंट में, तो अब लोगों को समझ आने लग गया, और फिर ऑब्वियसली बात है फ्रेंच रेवोल्यूशन हो। और लास्ट है सबसे इंपॉर्टेंट,
बहुत सारे कार्टून, कैरिकेचर, है ना, ये सारे के सारी भी बनाई गई। और कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया गया किंग वगैरह को, मोनार्क को, लुई 16 को क्रिटिसाइज वगैरह किया गया। ठीक है, और इससे भी फ्रेंच रेवोल्यूशन बड़ा है, भड़का है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है जो हमें बताते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में प्रिंट कल्चर का बहुत ही बड़ा योगदान है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि हाउ डिड द प्रिंट कल्चर कंट्रीब्यूट इन द ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया। इंडिया में आपको पता है कि नेशनलिस्ट मूवमेंट चला था, तो इंडिया में भी 1947 में हम आजाद हो गए थे, बट उससे पहले जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चले थे उसमें प्रिंट का क्या रोल था ये आपको बताना है। तो ये लिखा है, बाय द 19th सेंचुरी लार्ज नंबर ऑफ द न्यूज़पेपर इन अ इंडियन वर्नाकुलर लैंग्वेज वर पब्लिश। 19th सेंचुरी में क्या होता था, बहुत सारी इंडियन जो है वो न्यूज़पेपर वगैरह छपते थे, और उन न्यूज़पेपर में क्या होता था, दीज न्यूज़पेपर पब्लिश आर्टिकल रिटन बाय द नेशनल लीडर या नेशनलिस्ट लीडर, और उनका आइडिया जो है वो लोगों तक फैलने लगा। तो बेसिकली यही बात बता रखी है कि अब क्या हुआ, प्रिंट वगैरह के आने से, न्यूज़पेपर वगैरह के आने से जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर है ना, उनका आइडिया पूरे के पूरे अलग अलग लोगों में फैलने लगा। द पीपल ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटी एंड प्लेसेस वर दस कनेक्टेड बाय द प्रिंट मीडिया। ओके, अब जो प्रिंटेड, जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, अब वो क्या है, कनेक्ट होने लग गए। कैसे कनेक्ट होने लग गए, क्योंकि न्यूज़पेपर उनके पास जो आता था, दूसरे वाले कम्युनिटी के पास भी वही न्यूज़पेपर आता था। अब एक पैन इंडिया आइडेंटिटी बन गई। पहले लोग अपने आप को गुजराती, है ना, मराठी, बंगाली, है ना, पंजाबी, हरियाणवी, ऐसे ऐसे देखते थे। बट अब जब न्यूज़पेपर छपने लगे तब उनकी आइडेंटिटी सेम हो गई, वो सबको एक दूसरे को एज अ इंडियन देखने लगे। ठीक है, कि देखो अंग्रेज हम सबके साथ बुरा कर रहे हैं, सबके साथ, और हम सब कौन है, इंडियन है। तो ये भी हुआ, और इससे आइडेंटिटी बनी उनकी जब सिंगल, तभी तो वो लड़ पाए अंग्रेजों के खिलाफ। नेक्स्ट है कि जो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर थे ना, उन्होंने एक्सपोज भी करना शुरू कर दिया कॉलोनियल मिसरूल को। जो ब्रिटिशर खराब खराब काम करती थी ना, गलत गलत काम करती थी, वो न्यूज़पेपर में छपने लगे, जिससे कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा भड़का। नेशनलिस्ट जो लोग हैं उन्होंने बताना शुरू किया, देखो कितना गलत कर रही है ब्रिटिश सरकार। तो लोगों ने कहीं ना कहीं उसको भी एज अ इंस्पिरेशन लिया। इंस्पिरेशन क्या मतलब, एज अ एक नेगेटिव पॉइंट लिया ब्रिटिश रूल का, और उनको खिलाफ लड़ाई लड़ी। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हेन दी पंजाब रेवोल्यूशनरीज वर डिपोर्टेड 1907, जो बाल गंगाधर तिलक है उन्होंने भी एक आर्टिकल लिखा था टू सिंपथाइजिंग विद देम। बहुत सारे जो हमारे पंजाब के रेवोल्यूशनरी है ना, उनको भी कहीं ना कहीं डिपोर्ट कर दिया गया था, और उसके उसके लिए बाल गंगाधर ने उन रेवोल्यूशनरी को प्रेस करते हुए उनके लिए आर्टिकल लिखा। ठीक है, जिसकी वजह से उनको अरेस्ट भी कर लिया गया, और फिर बहुत बड़े लेवल पे मासेस वगैरह भी में भी प्रोटेस्ट वगैरह होने लगे। तो इससे अपने को क्या पता चला कि बेसिकली अब देखो, बाल गंगाधर तिलक ने जो लिखा था वो फैलने लग गया, और उसकी वजह से प्रोटेस्ट होने लग गए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रिंट से लोग पास भी आ रहे थे और आंदोलन वगैरह भी कर रहे थे। तो नेशनलिज्म में बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था हमारे प्रिंट का। ओके चलो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो सारे इंपॉर्टेंट है, इस पीडीएफ के अंदर है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको करना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, कि हाउ डिड द प्रिंटिंग प्रेस हेल्प इन एमर्जिंग द न्यू रीडिंग पब्लिक। इसका मतलब है कि जैसे जैसे बुक आने लग गई थी ना, तो बुक के आने से कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ने लग गए थे। तो ये लिखा हुआ है, विद द एडवेंट, एडवेंट मतलब होता है क्या कह सकते हैं उसको, उदय यानी आना। प्रिंटिंग प्रेस के आने से एक नया रीडिंग पब्लिक एमर्ज हुआ। ठीक है, कैसे, जब प्रिंटिंग प्रेस आ गई तो उससे क्या हुआ, बहुत बुक जो है वो बहुत चीप छपने लग गई। ठीक है, और उसकी वजह से लोगों को मिलने लग गई। मार्केट जो है वो बुक से बिल्कुल फ्लडेड हो गई, भर गई, बिल्कुल बाढ़ से आ गई मार्केट के अंदर बुकों की, और वो बहुत सस्ती होती थी, तो लोगों ने लार्ज नंबर पर उसको खरीदना भी शुरू कर दिया। जब उनके हाथ में बुक वगैरह आ गई तो उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। जो अमीर लोग थे वो उन पढ़ते थे, और जो जिनको पढ़ना नहीं आता था वो क्या करते थे, उनको एक तरह से सुनाई जाती थी। सुनाई कैसे जाती थी, बैलेट्स होते थे ना जो बड़े बड़े, होता क्या था मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक बंदा है ना खड़े होके पढ़ता था, और बाकी जो अनपढ़ लोग हैं वो उनकी बात सुनते थे, और उनको भी पता चल जाता था कि बुक में क्या लिखा हुआ है। यस और नो। चलो, नाउ द रीडिंग पब्लिक केम इनटू बीइंग, बट बुक कुड नॉट ओनली बी लिटरेट पीपल कीपिंग द पॉइंट ऑफ व्यू। प्रिंटर पब्लिश द पॉपुलर बैलेट्स वगैरह, फोक टेल्स, लॉट ऑफ द पिक्चर। ठीक है, जो बेसिकली बेसिकली ये बता रखा है कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही नहीं, जो अनपढ़ लोग थे उन्होंने भी बुक को परचेज करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसमें पिक्चर्स वगैरह होती थी, और जो है इंटरेस्ट आता था उन लोगों को। बैलेट्स का मतलब होता है, बैलेट्स और टेल कहानियां वगैरह भी लिखी जाती थी उसमें, और उसको पढ़ के सुनाया जाता था सब लोगों को जिनको पढ़ना भी नहीं आता था। तो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं इससे क्या होने लग गया, इससे वो लोग भी जो पढ़ नहीं पाते थे वो भी अब कहीं ना कहीं समझने लग गए थे, और चीजों को खरीदने लग गए थे, बुक को खरीद, मतलब एक नया रीडिंग मेनिया शुरू हो गया। ठीक है, एक नया रेवोल्यूशन सा आ गया आप कह सकते हो। Thus the printed material could be orally transmitted at gathering and taverns. Taverns का मतलब वही जो इकट्ठा होके होता है ना। Reading public and hearing thus become intermingle. इसका मतलब है जो लोग पढ़ते थे
और जो लोग सुनते थे, जो हियरिंग पब्लिक है और जो रीडिंग पब्लिक है, वो इंटरमिंगल हो गई। अब जैसे मान लो मैं हूँ, मान लो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेट्स अज्यूम मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप पढ़े लिखे हो, आप पढ़ोगे और आप मेरे को सुनाओगे, तो हम दोनों जो है चर्चा कर पाएंगे। ऑल दो आपके आप सिर्फ पढ़ना आपको ही आता है। मैं पता नहीं यार आज इतना स्टैमर क्यों कर रहा हूँ। पढ़ना आपको ही आता है, बट फिर भी क्या है कि हम दोनों के दोनों जो है वो बातचीत कर पाएंगे, किसी टॉपिक पर बहस वगैरह कर पाएंगे, क्योंकि आपने मेरे को पढ़ के सुनाया है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है जी हमारा कि नॉट एवरीवन वेलकम दी प्रिंटेड बुक्स। सारे के सारे लोगों ने प्रिंटेड बुक को वेलकम नहीं किया, कुछ लोगों को डर भी था। क्या डर था और ये बताओ, एग्जाम्पल देके बताना है। ठीक है, एक इंडिया का और एक यूरोप का एग्जाम्पल, दोनों पॉइंट मैंने एक ही साथ समझा दिए, दोनों एक ही बात है। कुछ लोग जो है वो बुक से, प्रिंटेड मटेरियल से डर भी रहे थे। कौन थे वो देखते हैं। देखो, many were apprehensive of the effect that the easier access to the printed word and wider circulation of the book could have people's mind। इसका मतलब यह है कि बुक है ना बहुत ज्यादा छप रही है और लोग उसको पढ़ पा रहे हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं ना लोगों के दिमाग पर नेगेटिव प्रभाव भी पड़ेगा, ऐसा कुछ लोग मानते थे। उनका मानना था कि अगर लोग है ना बहुत ज्यादा कुछ पढ़ लेंगे ना, तो उनका जो दिमाग है वो बेसिकली धर्म से हट जाएगा और वो रिबेलियस हो जाएंगे, बागी हो जाएंगे, वो धर्म के खिलाफ है ना लड़ाई जो है वो छेड़ देंगे, और जो पुरानी जो चीजें चलती आ रही है ना उस पर सवाल उठाने लग जाएंगे। ठीक है जी। और जो हमारे वैल्यूएबल लिटरेचर है ना जो पहले से चले आ रहे हैं, है ना, वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे और लोग है ना उनको क्रिटिसाइज करना शुरू हो जाएंगे। इसलिए बहुत सारे लोग डरने लग गए। अब उसमें से सबसे पहले तो यूरोप के अंदर एक रोमन कैथोलिक चर्च था। ठीक है, उसने तो बल्कि इंडेक्स बना दिया अपना कि जी ये बुक जो है ये गलत है, इनको मत पढ़ो, जो पढ़ेगा उसको जेल में। ठीक है, और इंडिया के अंदर भी ऐसा ही हुआ। इंडिया के जब ब्रिटिश का रूल था ना, तो ब्रिटिश के लोग भी डर रहे थे कि अगर इंडिया के लोगों में जो नेशनलिस्ट फीलिंग है अगर वो जाग गई न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ के जो कि नेशनलिस्ट लीडर लिख रहे हैं, तो दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने भी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बना दिया। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का एक अलग से क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है, उसके लिए एक नीचे क्वेश्चन दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट स्टेप वर टेकन बाय द ब्रिटिशर टू कर्टेल द फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन इंडिया। इंडिया के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस को रोकने के लिए ब्रिटिशर ने क्या किया। तो 1857 के जो रिवोल्ट हुआ था हमारा, गदर हुआ था, उसके बाद ब्रिटिशर समझ गए थे कि भाई ये तो दिक्कत है, ये अगर इंडियन साथ आ गए ये तो नाप देंगे हमको, गुद्दी नाप देंगे और वापस हमें ब्रिटेन जाना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या निकाल दिया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निकाल दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो 1878 में आया था। इसमें यह बोला गया था कि गवर्नमेंट जो है वो सेंसरशिप लगा सकती है, कोई भी कुछ भी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं छाप सकता, और गवर्नमेंट जो है वो ट्रैक रखेगी कि न्यूज़पेपर में क्या छप रहा है, वर्नाकुलर अलग अलग न्यूज़पेपर में क्या छप रहा है क्या नहीं छप रहा, और अगर कुछ गलत लगता है तो उनको वार्न किया जाएगा। ठीक है, और उनको अगर कुछ ज्यादा दिक्कत होती है, कुछ ज्यादा गलत छापते हैं, तो उनकी जो प्रिंटिंग मशीन है उनको ही क्या कर लिया जाएगा, कॉन्फिजिकेट कर दिया जाएगा, मतलब सीज कर लिया जाएगा, आप कह सकते हो, जब्त कर लिया जाएगा हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो मैंने 2 बार लिख दिया है। ठीक है, आपको देखो ये वाला क्वेश्चन भी अभी हमने करा है। हाउ डिड द प्रिंटिंग प्रेस हेल्प इन एमर्जिंग द न्यू पब्लिक मेनिया। ये तो आपको पता ही है, जो हमने देखा था अभी ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5 जो था उसी का ही आंसर है ये। ठीक है जी, मैंने गलती से दो बार लिख दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ये ही इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 8 का भी, क्वेश्चन नंबर 5 दोनों सेम है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि हाउ हिंदू एंड मुस्लिम अडॉप्ट द प्रिंट सिस्टम। How did the print help to connect the community people in India, different part of India? Give an example. Or print did not only stimulated the publication of conflicting opinion amongst the community, but also connect the community and the people of the different part of India. Support the statement with example. बोले तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन है। बात ये है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि देखो प्रिंट जो है, मुस्लिम ने उस प्रिंट का कैसे फायदा उठाया, हिंदू ने उस प्रिंट का कैसे फायदा उठाया, ये बताना है आपको। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो साथ भी आए थे, बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटियां साथ भी आई थी। वो कैसे आई थी वो देखो। सबसे पहले तो आपको ये आंसर बड़ा लग रहा होगा, ये एक्चुअल में बड़ा नहीं है, इसमें 2-3 लाइनें ही, ये वाला यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक आपको 2-2 लाइनें लिखनी है। कौन कौन सी लाइनें लिखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो प्रिंट कल्चर gave a way to express their views from early 19th they were intensely debate around the religious issue। ठीक है, some criticize the existing practice and campaign for reform while other countered and argument for of reformers। these debate were carried out in a public। ठीक है, इसका मतलब ये बता रखा है कि बेसिकली लोगों ने प्रिंट में अपनी जो है बातें वगैरह को एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया। कुछ लोग रिलीजियस मैटर को क्रिटिसाइज करते थे, कुछ उनके काउंटर में जो है वो अलग प्रिंट छापते थे। जैसे एग्जांपल दे रखा है, राजा राम मोहन रॉय जो है उन्होंने एक बंगाली न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी एक छापा था 1821 में। कुछ लोग है ना उनके पक्ष में नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया
समाचार चंद्रिका एक छाप दी, है ना। वो बेसिकली राजा राम मोहन रॉय सती प्रथा को, चाइल्ड मैरिज को, प्रथा सिस्टम को क्रिटिसाइज करते थे। और जो हमारी समाचार चंद्रिका है वो राजा राम मोहन रॉय को क्रिटिसाइज करती थी। यस और नो। तो ये चलता था, ठीक है। और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर थे। ओके। अब हिंदू ने कैसे यूज किया न्यूज, पहले मुस्लिम का पढ़ते हैं। मुस्लिम ने न्यूज़पेपर का कैसे यूज किया और हिंदू ने न्यूज़पेपर का, या न्यूज़पेपर तो नहीं, प्रिंट का कैसे यूज किया, ठीक है। बुक्स को छापने से मतलब उन्होंने कैसे बुक्स का फायदा उठाया, आप देखो। उलेमा feared that the colonial ruler would encourage conversion, change the Muslim personal law। बेसिकली मुस्लिमों को ये डर था उस समय कि जी कॉलोनियल रूलर है ना, लोगों को कहीं मुस्लिम को क्रिश्चियन में कन्वर्ट ना कर दे, ठीक है। और उनको ये भी डर था कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ लॉ है, मतलब मुस्लिम के कुछ पर्सनल लॉ होते हैं, शादी से रिलेटेड लॉ होते हैं। जैसे कि देखो पता नहीं आपको पता है, बात नहीं पता, जैसे मुस्लिम में, अब ये बात अगर कोई बच्चा है जिसको पता है, या कोई बड़ा भी ये वीडियो देख रहा है, क्योंकि मेरे को पता है बहुत सारे अलग अलग यूपीएससी वगैरह के बच्चे भी देखते हैं, तो ये बताना। जहां तक मेरे को पता है कि मुस्लिम लॉ में होता है कि अगर कोई दो फैमिली है, मान लो एक हस्बैंड है एक वाइफ है, उसकी एक ही लड़की है, और मान लो हस्बैंड और वाइफ मर जाते हैं ना, तो लड़की को कुछ नहीं दिया जाता, लड़की को दिया जाता है थोड़ा पार्ट दिया जाता है, और बाकी अगर एक कोई भी आपका लड़का ना हो तो उसकी प्रॉपर्टी जो है ना उसके भाई के नाम कर दी जाती है, अगर वो जिंदा है तो, या भाई के लड़कों के बच्चों के नाम कर दी जाती है। ये होता है, ठीक है। ये मुस्लिम लॉ में होता है। अब ब्रिटिशरों को ये था, उनको ये लग रहा था मुस्लिम को कि यार ये ब्रिटिशर चेंज कर देगी हमारे मुस्लिम लॉ को, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, चीप लिथोग्राफी प्रेस वगैरह को पब्लिश करना शुरू कर दिया उर्दू में। उर्दू की जो भी होली जो टेक्स्ट होते थे ना धर्म के, उनको छापना शुरू कर दिया। रिलीजियस न्यूज़पेपर जो है उनको उन्होंने छापना शुरू कर दिया। एक देवबंद है, देवबंद अलग अलग सेक्ट होते हैं मुस्लिम में भी, एक देवबंद है, उस वो 1867 में फाउंड हुआ था, उन्होंने भी पब्लिश करना शुरू कर दिया। थाउजेंड ऑफ फतवास टेलिंग मुस्लिम रीडर हाउ टू कंडक्ट देमसेल्फ इन देयर एवरीडे लाइव्स एंड एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ इस्लामिक डॉक्ट्रिन। तो बेसिकली इस्लाम के बारे में बताने के लिए और उनको कैसे अपने आप को रखना है वो बताने के लिए उन्होंने छापना शुरू कर दिया। क्या क्या छापना शुरू कर दिया, फतवा वगैरह छापना शुरू कर दिया। ओके। नेक्स्ट है कि हाउ हिंदू अडॉप्ट द प्रिंट सिस्टम। अब हिंदू ने कैसे अडॉप्ट किया प्रिंट सिस्टम को, उसके बारे में देखने वाले हैं। द फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन ऑफ द रामचरित्र मानस ऑफ द तुलसीदास 16 टेक्स्ट केम आउट फ्रॉम द कैलकाटा इन 1810। मतलब 1810 के अंदर हमारी रामचरित्र मानस लिखी छापी गई थी, प्रिंट करी गई थी। 1880 के दशक में एक नेवल किशोर थे, नेवल किशोर प्रेस थी, प्रेस का नाम है, लखनऊ के अंदर। और श्री वेंकटेश्वर प्रेस है, उन्होंने भी भगवान के रिलीजियस टेक्स्ट को अलग अलग लैंग्वेज में, वर्नाकुलर लैंग्वेज में छापना शुरू कर दिया। प्रिंटेड टेक्स्ट वाज चीप एंड पोर्टेबल, प्रिंटर डिड नॉट ये वाली लाइन देखो, ये इंपॉर्टेंट है। प्रिंटेड जो प्रिंट डिड नॉट ओनली स्टिमुलेट द पब्लिकेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन अमंग्स द कम्युनिटी बट इट आल्सो कनेक्ट द कम्युनिटी एंड द पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। मेरे कहने का मतलब क्या है, देखो मैं समझाता हूँ। एक एरिया के मुस्लिम है या एक एरिया के हिंदू है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम का एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में भी हिंदू मुस्लिम है। सुनो, एक एरिया के हिंदू को पहले नहीं पता था भारत में दूसरे एरिया के हिंदू के बारे में, क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा अलग अलग एरिया के हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंस होता है कल्चर में, थोड़ा सा। कल्चर तो वैसे एज अ इंडिया का एक ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, पता है आपको। तो अब क्या था, जब उन्होंने पढ़ा, जब अलग अलग न्यूज़पेपर में, अलग अलग मैगजीन में, क्योंकि अलग अलग एरिया के अलग अलग मैगजीन छापती थी, तो जब ये इन लोगों के पास पता चला, उनको पता चला कि हाँ यार ये भी है ना। और वैसे मुस्लिम के साथ जो एक एरिया में मुस्लिम रहते थे उनको बंगाली मुस्लिम, पंजाब के मुस्लिम, या अलग अलग मुस्लिम के बारे में पता चलने लगा, उनके भी डिफरेंट कल्चर के बारे में पता चलने लगा। यस और नो। जैसे साउथ में एक मंदिर है, मैंने ये न्यूज़ देखी थी, अब मेरे को नहीं पता है कितना सही है कितना सही नहीं है। उस मंदिर में बहुत सारी मुस्लिम लेडी भी जाती है ना। तो ऐसा भी होता है, बहुत सारे आपको हिंदू मिल जाएंगे दरगाह में जाते हुए, ऐसा कुछ होते हैं मॉस्क वगैरह में जाते हुए, है ना। तो ये होता है, तो अब अलग अलग कल्चर के हिसाब से होता है ये सारा का सारा कुछ। बाय द वे आज आज वैसे होली है, सबको हैप्पी होली। और मेरे को आज बहुत ही बुरी चीज लगी आज। एक बच्चे ने मेरे को मैसेज किया, उसने स्टेटस पे लगाया, उसने लिखा कि हैप्पी होली दोज हु सेलिब्रेट। उसने बोला कि हैप्पी होली उसको जो सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखो बच्चे, हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है। और ये बात मैं अभी बता रहा हूँ क्योंकि है ना, मेरे को लग रहा है कि 10th क्लास के बच्चे को इतनी ज्यादा चीजें जो है वो डीप में नहीं लेनी चाहिए। मेरे को लगता है कि 10th वाले बच्चों को थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, इन चीजों से दूर रहना चाहिए, ठीक है। बच्चे, हम भारत में रहते हैं, ठीक है, हम सब एक है। व्हेन आई से एक है, इसका मतलब एक है,
मेरे रिलीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, क्रिश्चियन, पारसी, यहूदी, जैनी, कोई भी हूँ, ठीक है। जब हम अपने फेस्टिवल की बात करते हैं ना, तो अपना फेस्टिवल यानी इंडिया का फेस्टिवल होता है, ठीक है। तो ये है ना बचकानी हरकतें कि जी हैप्पी होली उसको जो सेलिब्रेट कर रहा है, ईद मुबारक उसको जो सेलिब्रेट कर रहा है ना, और गुरु पूर्णिमा उसको जो सेलिब्रेट कर रहा है, ये है ना, क्रिसमस उसको जो सेलिब्रेट कर रहा है, ये नहीं होता, ठीक है। सिर्फ हैप्पी होली बोलते या हैप्पी मैरी क्रिसमस बोलो या ईद मुबारक बोलो, बस इतना काफी है, ठीक है। ये बोलना ये थोड़ा गलत चीज लगती है कि दोज हु सेलिब्रेटेड, इसका मतलब है कि आप सेलिब्रेट नहीं कर रहे, तो भैया लिखो भी मत, है ना बच्चे। तो ये गलत बात होती है, आप ऐसे दिमाग में ऐसे गलत चीजें मत भरो, ठीक है। मेरे को पता नहीं कौन भर रहा है आपके दिमाग में ऐसी चीजें, बट गलत है बच्चे, ठीक है। चलो थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट वाला क्वेश्चन है कि व्हाट वर द इम्पैक्ट ऑफ द प्रिंट कल्चर ऑन इंडियन वुमेन। इंडियन वुमेन पे प्रिंट कल्चर का क्या इम्पैक्ट पड़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसको इसका ये भी आंसर है, ठीक है। वैसे मैं बता देता हूँ, वुमेन्स पे बहुत अच्छा असर पड़ा, क्योंकि पहले क्या होता था, बहुत सारे जो लिबरल लोग थे, बहुत सारे लिबरल हिंदू थे, बहुत सारे लिबरल मुस्लिम थे, उन्होंने अपनी बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, ठीक है। उनको थोड़ा एडुकेशन वगैरह दी ताकि वो आगे कर सके। कुछ लोगों को डर भी था कि कहीं वो उर्दू रोमांस वगैरह, जैसे मुस्लिम फियर दैट द एडुकेटेड वुमेन would be corrupted by reading the Urdu romance, social reformer and the novel, creating a great interest in the woman's life and emotion। इसका मतलब है कुछ लोग डर भी रहे थे कि जी बुक वगैरह पढ़ेगी फीमेल तो खराब होगा, गलत रास्ते पे चली जाएगी, जो कि एक बहुत ही बेवकूफ़ी वाली सोच है बट कुछ लोग सोचते थे पहले ऐसा, है ना। वैसे ये बात तो आज भी लोग करते हैं, पढ़ाते नहीं है 12th के बाद, मैंने, है ना, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ाते, शायद यही रीजन है। अब मैं क्या बोलूं, बहुत सारे लोग ये अभी भी इन चीजों पे ही अटके हुए, उनको लगता है कि ये गलत रास्ते पे चले जाएंगे। अब क्या कर सकते हैं, आप मत करना, आप बड़े हो रहे हो तो ध्यान समझना कि आगे अगर आपकी फैमिली बढ़ती है, लड़की होती है लड़का होता है, तो भेदभाव नहीं, अगर ग्रेजुएशन करानी है तो सबको, नहीं करवानी तो भाई सबको घर बैठा दो, ठीक है। ओके, कोई जेंडर भेदभाव नहीं होना चाहिए। चलो बच्चे आ जाते हैं दोबारा से उसी टॉपिक पे। तो बहुत सारे कंजर्वेटिव हिंदूज बिलीव दैट द लिटरेट गर्ल वुड बी विडोड। कुछ जो कंजर्वेटिव हिंदू थे वो तो सोचते थे कि जी अगर लड़की को पढ़ा दिया तो वो विधवा हो जाएगी। मुस्लिम ये सोचते थे किसी लड़की को पढ़ा दिया तो वो उर्दू रोमांस वगैरह में फंस जाएगी। तो ये सारी की सारी चीजें थी जो मुस्लिम और हिंदू जो है वो सोच रहे थे बुक्स के बारे में और प्रिंटेड बुक्स के बारे में। बट धीरे धीरे चेंज हुई ये चीजें, बहुत सारे अलग अलग ऑथर वगैरह आने लगे और अलग अलग बुकें वगैरह छपने लगी। बहुत सारी जो फीमेल्स हैं उन्होंने भी बुक वगैरह छापने शुरू कर दी, है ना, अपनी लाइफ के बारे में, फैशन के बारे में, वुमेन की एजुकेशन, विडोहुड, मैरिज, विडो मैरिज, इन सारी की सारी चीज़ों ने बहुत हेल्प करी। इन सारी की सारी चीज़ों की हेल्प करी बेसिकली प्रिंट कल्चर ने, और अलग अलग बुकें लिखी वुमेन ने इसके बारे में, जिससे कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि इन चीज़ों को ख़त्म करने में हेल्प मिली। सती प्रथा और ये सारी चीज़ें उनको ख़त्म करने में हेल्प मिली। अब ये कुछ है ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है। 19th सेंचुरी में कैसे प्रिंट कल्चर को शेप हुआ, ठीक है। आप इसका आंसर पढ़ोगे ना आपको वैसे क्लियर हो जाएगा। और ये जो आंसर था ना हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 10, उसमें आपको ये भी लिख देना है थोड़ा सा, क्या है ये अलग अलग फीमेल्स के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं जो प्रिंट कल्चर है उसका बहुत अच्छा फायदा उठाया, और उन्होंने जो वुमेन्स की जो प्रॉब्लम है उनको हाईलाइट किया। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ताराबाई शिंदे है हमारी, और पंडिता रामाबाई देवी जी। उन्होंने क्या किया कि अपर कास्ट हिंदू वुमेन के जो स्पेशली विडो से रिलेटेड जो चीज़ें होती थी ना उनको दिखाया। तमिल राइटर ने एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया पुअर स्टेटस ऑफ वुमेन। हमारी एक कैलाश बसनी देवी जी, उन्होंने भी वुमेन के जो एक्सपीरियंस थे घर के अंदर, इग्नोरेंस वगैरह, गलत मतलब उनसे अनजस्ट ट्रीटमेंट होता था, भेदभाव होता था, तो इन सब के बारे में हमारी जो महिलाएं थी वो मतलब मुखर हो रही थी, बोल रही थी कि जी हमारे साथ गलत हो रहा है। तो ये समझ रहे हो ना। तो बेसिकली ये चीजें जो हैं वो फीमेल्स वगैरह, तो उन्होंने प्रिंट के सहारे अपनी प्रॉब्लम को बताना शुरू किया। और एक ये है मार्टिन लूथर किंग वाला, प्रिंट इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड, ठीक है, एंड द ग्रेटेस्ट वर्स। एक्सप्लेन करना है आपको, एक नंबर में क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये लाइन किसने बोली है, ठीक है जी। तो याद रखना ये लाइन जो है वो मार्टिन लूथर किंग ने बोली है। एक चीज और दिखा देता हूँ, ये हमारा नहीं है, वो इसमें नहीं है, ठीक है। एक सपोर्टिंग मटेरियल है हमारा, मैं चलो वो एमसीक्यू की वीडियो बनाऊंगा ना तो बता दूंगा आपको। बाकी ये वाला क्वेश्चन मार्टिन लूथर किंग ने क्या बोला कैथोलिक चर्च के बारे में, है ना। और आपको पता है मार्टिन लूथर किंग की वजह से ही जो क्रिश्चियनिटी के दो सेक्ट बन गए थे, एक प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, ठीक है जी। चलो, पहले सिर्फ कैथोलिक होते थे फिर प्रोटेस्टेंट भी बन गए। तो ये कुछ ये दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन और है,
तो उसकी रीड कर लेना, रीड करते ही आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। बाकी हमारा प्रिंट एंड कल्चर जो है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी बन जाएगी अगर एक ही वीडियो के अंदर मैंने सारा कुछ कवर करवा दिया तो जो हमारे चैप्टर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 रह गए ना, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैं सेकंड पार्ट में अपलोड कर दूंगा। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो शुरुआत करने पर भी मैंने ये लाइन बोली थी और खत्म करने पर भी लाइन बोल रहा हूँ कि एक एक क्वेश्चन जो है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अच्छे से करके जाना, क्योंकि यही आपके एग्जाम में डिट्टो कॉपी होने वाला है। क्वेश्चन पेपर में से एक एक क्वेश्चन मैच करवा दूंगा, दोबारा से बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल भी छोड़ने की गलती मत करना इसको। ओके, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी जो है ये इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मेन पॉइंट स्टडी 10th, ठीक है, मेन पॉइंट स्टडी पूरा लिखना और 10 हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, सब कुछ कैपिटल है। और बाकी वेबसाइट भी चेक कर लेना, www.mainpointstudy.in करके वेबसाइट है। ठीक है, और जैसे मैंने बताया हमारे चैनल की फीस है, ये जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल है उनको सब्सक्राइब कर लेना। मेन पॉइंट टेक स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि बाकी चैप्टर के भी बाकी बुक के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा ताकि पता चल जाए आपको। ठीक है, और बाकी मेन पॉइंट टेक तो आपको पता ही है, अर्निंग से रिलेटेड वीडियो वगैरह बनाता हूँ यहाँ पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अभी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैनल ऑल दो मेरा ये ब्लॉगिंग चैनल है, क्योंकि इस पर मैं लाइव वगैरह ले रहा हूँ। ठीक है, आपके डाउट वगैरह सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन वगैरह करा रहा हूँ, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।